Hello everyone, your mentor this side Tanisha Panchal, and today in this video we are going to cover some questions, and these questions will help you with your examination of KVS. अभी KVS की जो रिक्रूटमेंट निकली है उसके लिए ये क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे। ये टीयर 1 पे बेस्ड क्वेश्चंस है, तो जो भी आपका टीयर 1 का सिलेबस है वो सभी पोस्ट का सेम रहने वाला है। तो ये हर पोस्ट के लिए है, तो आप इसको देख सकते हैं और आपकी प्रैक्टिस में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। So let's start the video. So here we can see ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जो कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड ऑपोजिट टू द वर्ड एथिस्ट। अब एथिस्ट का मतलब आपको पता है क्या होता है, जो कि भगवान में नहीं मानते हैं, जो लोग नास्तिक होते हैं, राइट। सो दिस इज सच एन इजी क्वेश्चन एंड यू नो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए दैट इज थीस्ट, यानी कि जो लोग भगवान में मानते हैं, राइट। अब हमें आंसर तो पता है क्योंकि बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, हमने आंसर देख लिया। तो अब जो इसमें बाकी के ऑप्शन दिए हुए हैं इनको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है, बिकॉज इससे आपका वोकैब भी साथ साथ स्ट्रांग होता जाएगा। और जब तक आपको सभी ऑप्शंस की मीनिंग नहीं पता होंगे तब तक आपको हेल्प नहीं मिल पाएगी कि उसमें से करेक्ट आंसर कौन सा है, ये आप नहीं बता सकते, राइट। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि श्योर नहीं है गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, यानी कि वो ऐसा नहीं है कि वो बिलीव नहीं करा, बट वो उसको श्योरिटी नहीं है कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं, ऐसे पर्सन को हम एग्नोस्टिक कहते हैं, राइट। अब एथिस्ट का मतलब तो आपको पता ही है। नाउ नेक्स्ट इज इनफिडल। इनफिडल का मतलब क्या होता है, इनफिडल एक बेसिकली एक ऑफेंसिव टर्म है, जो कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्सन किसी रिलीजन के बारे में कुछ बोल रहा है, ठीक है, तो एक जो इनफिडल जो है वो एक ऑफेंसिव टर्म है, वो इस पर्सन के लिए यूज की जा रही है जो कि वो नहीं मान रहा है बातें। लाइक कोई पर्टिकुलर पर्सन है, वो किसी और की बात सुन रहा है, राइट। तो वो क्या करेगा, वो नहीं मानेगा कि ये पर्सन जो भी बोल रहा है ये सच है, वो उस पर बिलीव नहीं करेगा, ठीक है। बेसिकली ये ऐसा पर्सन होता है जो कि किसी थ्योरी को या किसी डॉक्ट्राइन को रिजेक्ट कर देता है, उसको मानने से मना कर देता है, ऐसे इंसान को हम क्या कहते हैं, इनफिडल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्केप्टिक। स्केप्टिक का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि डाउट रखता है कि कुछ चीज ट्रू है या नहीं है। तो बेसिकली एग्नोस्टिक है, एग्नोस्टिक में इस पर्सन को श्योरिटी नहीं होती है, इनफिडल में उसको बिलीफ नहीं होता है, और स्केप्टिक एक ऐसा पर्सन होता है जो कि डाउट रखता है कि कुछ चीज ट्रू है या नहीं है। सो दीज आर द मीनिंग्स एंड हमें पता है कि हमारा आंसर करेक्ट आंसर ये है। तो ऑलवेज एंड ऑलवेज आपका वोकैब हमेशा स्ट्रांग होना चाहिए, वो आपको हेल्प करता है एलिमिनेशन में भी, क्योंकि अगर आपको पता है आपके, अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं पता है फॉर एग्जाम्पल, बट आपको पता है आपके बाकी ऑप्शंस क्या, यू नो व्हाट इज द मीनिंग, सो आप एक इजीली आप एलिमिनेट करके कभी कभी आप तुक्का भी लगा सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम फ्रेज। अब ईडियम क्या दिया हुआ है यहाँ पे हमें, रूल ऑफ थंब, ठीक है। रूल ऑफ थंब का मीनिंग क्या होता है, अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, टू यूज योर पावर टू एंश्योर डिसिप्लिन, अ रफ यूनिट ऑफ मेजर फॉर स्मॉल लेंस। अब ये जो आपका ऑप्शन है ये जस्ट आपको डिस्ट्रैक्शन के लिए दिया हुआ है, ये बहुत गलत है एकदम से, ठीक है, बहुत ही गलत है ये। क्योंकि अब आपको पता होगा डेली लाइफ में हम यूजुअली जब मेजरमेंट्स करते हैं तो वी डू यूज आवर हैंड्स, राइट। तो इसीलिए आपको जस्ट एक डिस्ट्रैक्शन के लिए, क्योंकि जब आपको आंसर नहीं पता होता है तो क्या करते हैं हम लोग सबसे क्लोजेस्ट मीनिंग ढूंढते हैं, ठीक है। तो ये इसलिए आपको दिया हुआ है ताकि आपको डिस्ट्रैक्ट किया जा सके, ताकि आपको डाउट में डाला जा सके कि कहीं ये आंसर तो नहीं है, बट ऑब्वियसली हम यूज करते हैं हैंड्स का डेली लाइफ में मेजरमेंट्स के लिए, बट इसका मतलब ये नहीं होगा, क्योंकि इडियम्स का हमेशा मतलब जो है लिटरल मीनिंग नहीं होता है, उनका एक हिडन मीनिंग होता है, ठीक है। तो दिस वन इज रॉन्ग। नाउ ऑप्शन सी इज टू फोर्स समवन टू वर्क अगेंस्ट हिज विश, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। इन सब में से करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन नंबर डी है, अ ब्रॉडली एक्यूरेट गाइड बेस्ड ऑन प्रैक्टिस, दिस इज द मीनिंग ऑफ योर फ्रेज रूल ऑफ थंब, ओके। सो ये क्वेश्चंस इजी हैं, बेसिक नॉलेज चाहिए आपको ग्रामर की, टेंसेस की, एंड वोकैब आपकी होनी चाहिए, अदरवाइज इतना कुछ हार्ड नहीं है। नाउ सी, यहाँ पे आपका ये एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, किसका है,
ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ये कह रहा है टू लीव अ प्लेस सडनली एंड सीक्रेटली। इसके लिए हमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है कि आप क्या लगाएंगे। तो अब देख लेते हैं, इनका मीनिंग देख लेते हैं। देखो आपका लास्ट हम ऑप्शन से शुरू करते हैं, दिस इज लिगर। ठीक है, लिगर का मीनिंग क्या होता है? लिगर का मीनिंग लिगर एक बेसिकली ब्रिटिश स्लैंग है जिसका मीनिंग होता है फ्री लोडर। मतलब कि फ्री लोडर या फिर आप कहते हैं अनइनवाइटेड गेस्ट, यानी कि कोई ऐसा पर्सन जो कि किसी पार्टी में जा रहा है या किसी भी इवेंट में जा रहा है जस्ट फॉर एंजॉइंग, फॉर फूड, ठीक है, फॉर ड्रिंक्स, फ्री मतलब बेसिकली फ्री में चीजें लेने के लिए बिना किसी इनविटेशन के जब कोई पर्सन किसी पार्टी में या किसी इवेंट में जाता है तो इस टाइप के पर्सन को हम क्या कहते हैं? लिगर कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली व्हाट? अनइनवाइटेड गेस्ट। नाउ स्केयर, स्केयर का मीनिंग क्या होता है? स्केयर का मीनिंग आपको पता है सबको क्या होता है? ठीक है, डराना, डरना, दिस इज व्हाट वी कॉल फ्राइटन, किसी पर्सन को डराना, स्केयर करना। लॉइटर, अब लॉइटर का मीनिंग मे भी आपने नहीं सुना हो। लॉइटर मीन्स बिना किसी पर्टिकुलर या ऑब्वियस रीजन के आप जब किसी भी जगह पे खड़े रहते हो या फिर वॉक करते हो आसपास, तो उसको कहते हैं लॉइटर। यहाँ पे आपको क्या होता है? एक ऑब्वियस रीजन नहीं होता आपके पास कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। होता है ना, कोई हमसे पूछ रहा है कि भाई क्यों घूम रहे हो आप लोग, एंड यू जस्ट से कि ऐसे ही। तो वो जो ऐसे ही होता है वो दैट मीन्स लॉइटर, यानी कि आपके पास कोई ऑब्वियस रीजन नहीं है, आप बस कर रहे हो उस चीज को। ठीक है, नाउ डी कैंप, डी कैंप का एग्जैक्टली मतलब यही होता है। क्या होता है? टू लीव अ प्लेस सीक्रेटली एंड सडनली, दिस इज व्हाट वी कॉल डी कैंप। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? डी कैंप होगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सी दिस इज सच अ बेसिक क्वेश्चन। आई गो टू झांसी बाय डैश वंदे भारत एक्सप्रेस। नाउ यहाँ पर आपका पूछा है कि कौन सा वाला इस इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इस ब्लैंक को फिल कर सकता है, ये पूछा है। अब आपको पता है एन कहाँ पे लगता है? एन जहाँ पे वोवल की स्टार्टिंग हो, इजंट इट? वोवल की स्टार्टिंग में एंड लगता है। डी आपको पता है कहाँ लगता है? द जो है आपका वो यूनिवर्सल जो ट्रुथ वाली चीजें होती हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ जो होती है, यानी कि वो जो वर्ल्ड वाइड सेम है वो वहां लगता है। ए और सम ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों ही ऑप्शन रॉन्ग है, कुछ रिलेटेड नहीं है। एन हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, तो और वोवल है, गलत है। यहाँ पर दी आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल द क्यों आएगा यहाँ पे? इसलिए नहीं आएगा क्योंकि बाकी के तीन ऑप्शन गलत है। द इसलिए आएगा क्योंकि जब भी हम किसी ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो कि यूनिवर्सली सेम रहने वाली है, या फिर जिसका यू you नो know, जिस जैसे कोई नाम हो गया, कोई ऐसा नाम जो कि आपने रख दिया है एक बार जो चेंज नहीं होगा, जैसे कि सन है। ठीक है, सन को हम हमेशा ही नहीं बोलते हैं ऐसे, सन है, मून है, राइट? इनके आगे हम क्या लगाते हैं? हमेशा से द लगाते हैं इनके आगे हम। क्यों? क्योंकि सन आप किसी भी कोने में चले जाओ दुनिया के, दैट विल रिमेन सेम, राइट? वो चेंज नहीं होने वाला है। तो द इसलिए हम लगाते हैं, जो कि चीजें आपकी यूनिवर्सल ट्रुथ होती है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ जो चीजें होती है वहां पे हम द का यूज करते हैं। तो ये वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये आपका, आपने एक बार नाम रख दिया, यू नॉट गोइंग टू चेंजेस, आप इसको चेंज नहीं करने वाले। एंड आप कहीं पे भी जाओगे, आप इस ट्रेन को, जो ये आपकी जो ट्रेन है, इसको वंदे भारत एक्सप्रेस ही बोलोगे, राइट? ऐसा तो नहीं है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में इसका नेम चेंज हो जाएगा, इट विल रिमेन सेम। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर द होगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज दिस इज व्हाट? यूनिवर्सल ट्रूथ, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज। वंदे भारत एक्सप्रेस विल रिमेन वंदे भारत एक्सप्रेस नो मैटर वेयर यू गो अक्रॉस द वर्ल्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज चूज द एंटोनिम ऑफ एसेट्स। अब एसेट्स का हमें क्या बताना है? एंटोनिम बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं एसेट का मीनिंग क्या होता है। आपको ये भी तो पता होना चाहिए। एसेट का मीनिंग होता है एक पर्सन या फिर कोई ऐसी एक चीज जो कि किसी के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन अगर किसी कंपनी को या फिर किसी थिंग को ओन कर रहा है, तो वो उसके लिए क्या है? एसेट है। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली उसको प्रोवाइड कर रही है, राइट? तो दैट इज कॉल्ड एसेट। अब बेनिफिट का मतलब आपको पता है, बहुत ही बेसिक होता है, फायदा। रिसोर्सेज मतलब संसाधन, जो कि ऑब्वियस सी बात है, इसका तो ऑपोजिट नहीं हो सकते। लायबिलिटीज, अब यहाँ पे लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी होता है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि आप किसी डैमेज की वजह से किसी और को पे करते हैं, दैट इज लायबिलिटी। मतलब
आपने सुना होगा कभी कभी, जैसे आप होटल में जाते हैं या फिर पिकनिक पे जाते हैं, तो टीचर्स या फिर जो स्टाफ होते हैं दे टेल यू कि हम आपका सामान खोने के लिए क्या है, लायबल नहीं है, नहीं एक्सेप्ट करेंगे हम। क्यों? क्योंकि आपका सामान खो रहा है, दैट इज नो रिलेशन विद देम, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका सामान खो रहा है, ठीक है। तो वो उनके लिए वो जिम्मेदार नहीं है। क्या जिम्मेदारी? फॉर एग्जाम्पल अगर आपका सामान खो जाता है, आप उससे पैसे मांगते हैं, तो वो आपको पैसे नहीं देंगे। तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, मतलब कि आपके डैमेज की वजह से अगर आपको किसी को पैसे देने पड़ रहे हैं या आपको कोई पैसे दे रहा है, तो वो उसकी लायबिलिटी है, एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। नाउ लास्ट ऑप्शन इज एस्टेट्स। एस्टेट्स का मतलब आपने बहुत बार सुना होगा। एस्टेट का मतलब होता है किसी लार्ज एरिया ऑफ लैंड को आप ओन करते हैं। जब एक पर्सन उसको ओन कर रहा है या फिर एक फैमिली उसको ओन कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं, एस्टेट्स कहते हैं। तो एस्टेट्स, इसका ऑप्शन क्या है? होगा, यहाँ पे हम ओन कर रहे हैं, वो हमें प्रोवाइड कर रहा है, नहीं होगा। बेनिफिट और रिसोर्सेज, ऑब्वियस सी बात है, नहीं होंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लायबिलिटीज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एसेट्स जो है वो हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, और लायबिलिटीज जो है उन वो हमें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी, वो हमें देनी पड़ेगी किसी के डैमेज या इंजरी की वजह से, ठीक है। वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें पूरी करनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, साहिल सेड वेयर विल आई बी दिस टाइम नेक्स्ट ईयर। तो साहिल ने कहा कि मैं नेक्स्ट ईयर इस समय पर कहाँ पर होगा। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो ये एक स्पीच का क्वेश्चन है, ठीक है। जब भी आप स्पीच चेंज करते हो, तो आपको हमेशा याद रखना है एवरी वर्ड प्रेजेंट इन हेयर यू हैव टू चेंज दिस, ठीक है। तो अब तो फर्स्ट वर्ड सेड आपका चेंज होगा, विल आपका चेंज होगा, आई भी आपका चेंज होगा, दिस भी आपका चेंज होगा, और नेक्स्ट ईयर भी आपका चेंज होगा, ठीक है। तो साहिल सेड, तो सेड यहाँ पर है, रॉन्ग है, ये ऑब्वियस सी बात है, आई सेड चेंज होगा। तो पहला तो सेड यहाँ पर है, इसलिए ये रॉन्ग है। दूसरा, ही शुड यहाँ पर लगाया। आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप स्पीच चेंज करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको हमेशा टेंस को बनाकर रखना है। आपको ऐसा नहीं है कि वो फ्यूचर टेंस में बात हो रही है तो आप उसको प्रेजेंट में ले आओगे या पास्ट में ले जाओगे, नो, यू हैव टू कीप दैट सेम। तो यहाँ पर शुड है, तो शुड भी एक गलत है, ठीक है। यहाँ पे दैट है जो कि बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने कहा नेक्स्ट ईयर चेंज होगा, तो ये भी गलत है। तो इस वजह से ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। नेक्स्ट इज, Sahil asked where he should be that time the following year. अब following year is correct. Following का क्या होता है? मतलब आने वाला। Following year मतलब आने वाला साल, next year मतलब आने वाला साल। So चेंज भी कर दिया यहाँ पे हमने वर्ड, है ना, एंड हमारा मीनिंग भी सेम है। दैट बिल्कुल ठीक है। अगेन शुड यहाँ पे आ गया है, तो ये गलत है। और एक और चीज जो इसे गलत बनाती है, दैट इज आस्क्ड। साहिल, आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भले ही कोई आपका जो सेंटेंस है वो वेयर से शुरू हो रहा है, बट यहाँ पर हमें कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं दिख रहा। तो इसका मतलब है कि आस्क्ड जो है गलत है, क्योंकि साहिल पूछ नहीं रहा है, ये एक्सक्लेमेनेशन मार्क है। तो साहिल क्या कर रहा है, बेसिकली चीज को स्टेट कर रहा है, या फिर कहते हैं ना, सोच रहा है। तो वरिड, अब साहिल वरिड भी नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल वरिड मेक्स इट रॉन्ग, ये नेक्स्ट ईयर मेक्स इट रॉन्ग, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। तो ये तीनों गलत है, तो ऑब्वियस सी बात है करेक्ट ऑप्शन आपका ये है। क्यों? ये भी हम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले तो अपना सेड का हमने वंडर्ड बनाया है। क्यों? क्योंकि साहिल जो है सोच ही रहा है, ना तो वो पूछ रहा है ना तो वो चिंता में है, लेकिन वो सोच रहा है कि वो कहाँ होगा इस टाइम पे अगले साल। आई का हमने ही बना दिया है, विल का वुड भी होगा, वुड भी मीन्स आने वाला टाइम। बेसिकली हम फ्यूचर टेंस को मेंटेन कर रहे हैं। तो दिस का हमारा दैट हो जाएगा, और द फॉलोइंग ईयर का बिल्कुल ठीक है, नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता चल गया कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ सोशलिस्ट गवर्नमेंट इज टू डैश द मिजरीज ऑफ पुअर। अब देखो, सबसे बेसिक मीनिंग क्या होगा इस सेंटेंस का, कि पुअर जो है वो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है गवर्नमेंट का, पुअर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करना, या फिर उनकी प्रॉब्लम्स को कम कर देना, थोड़ा लेस सीरियस बनाना, ताकि उन्हें थोड़ा आराम मिले, या कह सकते हैं हम कि उनकी थोड़ी हेल्प हो, कुछ ऐसा करना जिससे पुअर्स की हेल्प हो। तो यही एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है गवर्नमेंट का, ठीक है।
तो अब इसके लिए हमें सबसे पहले मीनिंग देखना पड़ेगा, इसमें से कौन सा मीनिंग सही है। अब सूद देखो, सूद का मतलब होता है काम करना, ठीक है। सूद का मतलब क्या होता है? काम करना, तो ऑब्वियसली ये तो नहीं होगा। अब देख लेते हैं, चलो एक बार इसको ना हम लोग कंपेयर कर लेंगे। सूद का मतलब होता है काम करना, मॉलिफाई का मतलब होता है किसी को लेस एंग्री या लेस अपसेट बनाना। क्या करना? लेस एंग्री या लेस अपसेट बनाना। मिटिगेट का मतलब क्या होता है? मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को लेस पेनफुल या लेस सीरियस बनाना। लेस सीरियस या फिर लेस पेनफुल बनाना, ठीक है, या फिर लेस पेनफुल बनाना। लेट्स जस्ट राइट इट, लेट्स इरेज दिस वन, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं। अब अबेट जो है, एबिट का मतलब क्या होता है? एबिट का मतलब होता है किसी गलत काम को एनकरेज करना, यानी कि आप किसी पर्सन को एनकरेज कर रहे हो टू डू समथिंग रॉन्ग। एनकरेज करना, क्या करने के लिए? कुछ गलत करने के लिए। टू डू व्हाट? टू डू रॉन्ग। अब आप इसमें से कंपेयर कर लो कौन सा सही है। क्या हम यहाँ पे एनकरेज कर रहे हैं गवर्नमेंट को कुछ गलत करने के लिए पुअर्स के साथ? ऑब्वियसली नॉट। हम इसे लेस सीरियस बनाना चाहते हैं। हाँ, यही इसका आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि पुअर्स भी क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि वो कुछ ऐसा करें जिससे उनकी कंडीशन थोड़ा सही हो सके, राइट। यहाँ पे एंग्री की कोई बात हो रही है? नहीं हो रही, कोई रिलेशन नहीं है इसका। सूद मतलब काम करना। अब देखो इन दोनों में से क्या होगा? मिटिगेट का मतलब होता है किसी चीज को, आप किसी सिचुएशन को या किसी भी चीज को कम पेनफुल और कम सीरियस बना रहे हो, ठीक है। वहीं सूद का मतलब होता है आप किसी पर्सन को काम कर रहे हो, ठीक है, कम कंफर्ट दे रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इन्हें गवर्नमेंट अगर पुअर्स को काम करेगी या कंफर्ट देगी तो उससे तो कोई बात नहीं बनने वाली है, बल्कि उन्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे उनकी सिचुएशन क्या हो? लेस सीरियस हो, लेस पेनफुल हो। तो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर D. Okay. Now the next question is, choose the correct option to improve the sentence. The young man was carried by the passionate appeal made by the social worker. Now see, यहाँ पर हमें was carried by का क्या करना है? ऑप्शन इनमें से कोई बताना है कि कौन सा आएगा। सो ये ग्रामेटिकली करेक्ट है? नहीं है, बिल्कुल भी। ठीक है। अब वॉज कैरिड बाय अगर हमारा आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है टूवर्ड्स यहाँ पे किसी सेंस में नहीं आएगा। वॉज कैरिड ऑफ बाय, आप इसने और क्या करा है? ऑफ लगा दिया है। इससे क्या फर्क होता है? देखो, जब आप किसी फीलिंग में बह जाते हो ना तो यू से कैरिड अवे, कि वो बह गया। तो कैरिड ऑफ नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा? कैरिड अवे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? यंग मैन जो है एक पैशनेट अपील की वजह से क्या हो गया? उन भावनाओं में बह गया। जो किसने करी थी? सोशल वर्कर्स ने। तो यहाँ पे किसी पर्सन की या किसी ऐसी बात नहीं हो रही कि भाई उसको कोई लेके चला गया है। नो, इट्स अ पैशनेट अपील, यानी कि मे बी अ फीलिंग और अ सिचुएशन जिसमें वो बह चुका है, या फिर कह सकते हैं ना कि भाई बहुत ही ज्यादा कोई खुश हो जाता है तो भावनाओं में बह जाता है। तो यहाँ पे वो वाली बात हो रही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम? ये ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा, यानी कि गॉट कैरिड अवे। ठीक है। सो नाउ ऑप्शन नंबर, अब इसमें से देखो सबसे पहले हम क्या करना है? एलिमिनेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? हाउ एवर द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस प्रोसेस इज दैट देयर इज नो लीगली बाइंडिंग। अब देखो सबसे पहले हमें पता है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब फर्स्ट तो ऑब्वियस सी बात है पहले आएगा। अब इन तीनों में से टी हम कह सकते हैं पढ़ के कि ये पहले नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस सेंटेंस में हम ड्रॉबैक की बात कर रहे हैं और इस सेंटेंस में हम आउटकम की बात कर रहे हैं। जब हम किसी चीज नेगेटिव की बात करते हैं तो हम उसका रिजल्ट की बात कैसे कर सकते हैं? ठीक है। आप समझ रहे हो? इसमें और इसमें बीच में कोई ज्वाइन करने वाली कोई वर्ड ऐसे नहीं यूज किया गया है। आप जब इसको पढ़ के भी देखो आप, हाउ एवर, लेट्स सी इफ इट मेक सेंस। हाउ एवर द मेजर ड्रॉबैक आउटकम एट द एंड ऑफ द 6 years, डज इट मेक सेंस? आई डोंट थिंक सो। सो ये वाला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा क्योंकि टी हमारा स्टार्टिंग में है जो कि नहीं है। नाउ
However, the major drawback, there is no legally binding of that of this process is that ये भी कोई सेंस नहीं बना रहा है, तो एस भी हमारा नहीं आएगा। अब यहाँ पे हमारा एक चीज कंफर्म है कि ड्रॉबैक के बाद ऑफ ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आर ही आएगा। तो आर यहाँ पर है और यहाँ पर है। अब इसमें से करेक्ट कौन सा है? ऑफ दिस प्रोसेस इज दैट देयर इज नो लीगली बाइंडिंग आउटकम एट दी। अब देखो यहाँ पर जब आप दैट के साथ अगर आप आउटकम लगाते हो, यानी कि ऑफ दिस प्रोसेस इज दैट आउटकम एट द एंड ऑफ द 6 years देयर इज नो लीगली बाइंडिंग। यहाँ पर ये इसके साथ नहीं जुड़ सकता क्योंकि वही बीच में आपका कोई ऐसा वर्ड नहीं है जो इन्हें बाइंड करे, राइट? तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये वाला होगा, यानी कि फर्स्ट आप ये लगाओगे, देन आप ये लगाओगे, देन ये एंड फिर ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आपको करेक्टली स्पेल्ड आपको वर्ड बताना है। इसको देख के हमें पता चल रहा है न्यूट्रिशियस की करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है। आई आना चाहिए यहाँ पे, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ओ यू एस तो ऑब्वियस सी बात है एंड में आता है, तो ये वाली करेक्ट स्पेलिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पे मैग्निफिसेंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? ध्यान से देखिए कौन सी इसकी करेक्ट स्पेलिंग है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ इससे नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका एक स्पेलिंग का ही है, ये वाला अकरेंस। अकरेंस की करेक्ट स्पेलिंग बताइए क्या होगी? अकरेंस की करेक्ट स्पेलिंग है कौन सी वाली? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सो नाउ हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस कवर करे हैं, जिसमें कि हमारे करेक्ट स्पेलिंग वाले भी आ गए हैं, यानी कि स्पेलिंग एरर जो होता है वो भी आ गया इसके अंदर। एंड हमने एक स्पीच का क्वेश्चन भी करा है, एक ही सेंटेंसेस वाला भी कर लिया। ठीक है, हमने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी कर लिए, बेसिक ग्रामर भी करी है, एक ईडियम का क्वेश्चन भी था इसमें। तो ये सब क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में करे हैं। सो बेसिकली हमने इस वीडियो में कुछ बेसिक क्वेश्चंस कवर करे हैं इजी, जो कि टू बी द फर्स्ट वीडियो एकदम ठीक है। ठीक है, आगे आने वाली वीडियोस में और भी क्वेश्चंस आएंगे, कुछ ट्रिकी भी होंगे एंड कुछ अच्छे ग्रामर रूल्स पे भी डिपेंड करेंगे। तो हमें सारे क्वेश्चन कवर करने, ये सभी क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे इस एग्जाम में। सो let's end this video. If you like this video, then please like the video, okay? And we will continue this video and questions in the next session. ठीक है, तो इस सेशन को यहीं पर खत्म करते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है किसी भी चीज से रिलेटेड, कोई वर्ड आपको नहीं समझ आया, कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ आया है, तो आप क्या करेंगे? आप मुझे कमेंट में बता देना। ठीक है, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में लेके दोबारा से रिपीट करूंगी, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। या फिर अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, जो आपने पढ़ा है, तो उसको भी कवर कर लेंगे। ठीक है, सो अगले सेशन में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।